हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी जो है एसएससी जीडी के लिए 11 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दूं कि जितना भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है सभी बिल्कुल रियल क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन आप सभी के लिए फैक्ट नहीं लाया गया है, इसलिए आपसे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पर आप सभी को यहाँ पर पेपर्स का एनालिसिस कराया जा रहा है। पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का करा रहे हैं, फिर सेकंड शिफ्ट, फिर थर्ड शिफ्ट, सबका कराएंगे एक साथ। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि रुक्मणी देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। क्या रुक्मणी देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो रुक्मणी देवी अरुणडेल भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हैं। किससे संबंध इनका है? तो भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से इनका संबंध है। वह एक प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना है, कोरियोग्राफर और पशु कल्याण कार्यकर्ता भी थी। रुक्मणी देवी अंडेला के बारे में और कुछ बातें जान लें, ताकि यहाँ से क्वेश्चन अगर दोबारा पूछा जाए तो आप सभी का छूटे ना। वह भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी मनोनीत किया गया था। यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, वह कौन सी शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया था? तो रुक्मणी देवी थी। उन्होंने भारतनाट्यम के पुनरुत्थान में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने मद्रास, अब चेन्नई है, में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की थी। वह एक थियोसॉफिस्ट थी और एनी बेसेंट से बहुत प्रेरित थी। उन्होंने पशु कल्याण के लिए काम किया और भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष भी रही थी। उन्हें 1956 में पद्म भूषण और 1967 में संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। गूगल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए 2017 में डूगल में उनकी तस्वीर भी शामिल की थी, ये भी आप याद रखें। आगे देखते हैं, ऑरेंज कैप किसके लिए प्रदान किया जाता है? जो ऑरेंज कैप होता है ये किसके लिए दिया जाता है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो आईपीएल में रन बनाता है बल्लेबाज, उसे ऑरेंज कैप का पुरस्कार दिया जाता है। आगे देखते हैं, यह क्वेश्चन आपसे से पूछा गया था, डीजे वाले बाबू गाना के सिंगर कौन है? आप सभी ने सुना ही होगा, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, वही गाना यहाँ पर पूछा जा रहा है। डीजे वाले बाबू के जो गाना है इसके सिंगर कौन है? तो इसके सिंगर जो हैं बादशाह हैं। कौन है? बादशाह इसके सिंगर हैं। आगे देखते हैं, नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है, जिसे डीपीएसपी भी कहते हैं? नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, जिसे डीपीएसपी कहते हैं, इसका उल्लेख किया गया है। अगर बात कर ले कितने से कितने अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, तो 36 से 51 में इसका वर्णन किया गया है। यहाँ से कुछ और क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए इसके बारे में अच्छे से आप सभी देख लें। यह गैर बाध्यकारी होते हैं, यानी अदालत इनके उल्लंघन के लिए कार्यवाही नहीं कर सकती है, मतलब यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ये सिद्धांत बताते हैं कि राज्य लोगों को बुनियादी सुविधाएं देकर उनके कल्याण को बढ़ावा देगा। ये आदर्श बताते हैं कि नीतियां और कानून बनाते समय राज्य को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों में महत्वपूर्ण पथ प्रदर्शक होते हैं। ये न्यायालय की दिशा में उच्च आदर्श, स्वतंत्रता और समानता को स्थापित करने में मदद करते हैं। नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा जो है इसे देख लें। इन तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। यहाँ से क्वेश्चन एक बन सकता है कि नीति निर्देशक तत्व को हमारे भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है? तो आयरलैंड से इसे ग्रहण किया गया है। आयरलैंड के संविधान ने इन्हें स्पेन के संविधान से लिया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में बताया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोगों के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 37 में इसका वर्णन किया गया है। आगे क्वेश्चन पूछा गया था, जनगणना किस विभाग द्वारा की जाती है? जनगणना जो है वह किस विभाग द्वारा की जाती है? तो जनगणना जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? गृह मंत्रालय। वर्तमान में गृह मंत्री हमारे कौन है? अमित शाह जी हैं। कौन है? अमित शाह हैं। भारत में जनगणना गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले महारजिस्ट्रार और जनरल आयोग की कार्यालय द्वारा कराई जाती है। यह विभाग 10वीं जनगणना का आयोजन करता है।
जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन और यहाँ बन सकते हैं। आप सभी को बता दें कि हर शिफ्ट में आप सभी से जनगणना से और पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, इसलिए आप सभी इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। भारत में जनगणना 10 साल में होती है। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। साल 1881 में पहली जनगणना के लिए अलग विभाग बनाया गया था। साल 1949 में इस विभाग का नाम बदलकर रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कर दिया गया। भारत में जनगणना देश के लोगों को विभिन्न विशेषताओं पर सांख्यिकीय जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत है। आगे देखते हैं, भारत की जनगणना और भारतीय भाषाई सर्वेक्षण सहित देश की जनसांख्यिकीय सर्वेक्षणों के परिणाम की व्यवस्था, संचालन और विश्लेषण का काम महापंजीयक और जनगणना आयुक्त करते हैं। इतना ही दोस्तों वहाँ पर इम्पोर्टेंट था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर कितनी है? शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर कितनी है? तो 3.9%। कितनी है? 3.9% है। उसके बाद पूछा गया था, कौन सी क्रांति शहद उत्पादक से संबंधित है? कौन सी क्रांति जो है शहद उत्पादक से संबंधित है? तो शहद उत्पादन से जुड़ी क्रांति का नाम जो है स्वर्ण क्रांति और मिष्टी क्रांति है। स्वर्ण क्रांति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप देख लें। जो स्वर्ण क्रांति है यह बागवानी और शहद से जुड़ी क्रांति है। क्या है? जो स्वर्ण क्रांति है यह बागवानी और शहद से जुड़ी क्रांति है। यह साल 1991 में शुरू हुई थी और 2003 तक चली थी। स्वर्ण क्रांति के जनक कौन है? तो कौन है? निरपक तुजज है। कौन? निरपक तुजज जो हैं स्वर्ण क्रांति के जनक हैं। इस क्रांति के जरिए जो है किसानों को अपने उत्पादन में कई गुना बढ़ोतरी करने में मदद मिली। इस क्रांति के दौरान शहद सिर्फ अमीरों के लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए उपलब्ध हो गया। आगे देखते हैं, आखिर मीठी क्रांति क्या थी? यह शहद मिशन के नाम से भी जानी जाती है। इसका मकसद किसानों की आय दोगुना करना है। इस क्रांति के जरिए वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। इस क्रांति के जरिए जो है शहद और इससे जुड़े उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया जाता है। इस क्रांति के जरिए मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि कोई मछली झींगा खा रही है, यहाँ पर बताया जा रहा है यदि कोई मछली झींगा खा रही है तो झींगा किस प्रकार का उपभोक्ता है? ऐसा आपसे से पूछा गया था। तो ये कौन सा है? द्वितीयक उपभोक्ता है। कौन सा है? द्वितीयक उपभोक्ता है, क्योंकि झींगा जो है भोजन के रूप में परिवर्तित हो रहा है। तो जहाँ विनिर्माण का कार्य होता है वहाँ पर द्वितीयक क्षेत्र होता है। आगे देखते हैं, पीड़ितों के उत्थान के लिए निम्नलिखित में से किसने एक समाज की स्थापना की थी? पीड़ितों के उत्थान के लिए निम्नलिखित में से किसने एक समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फूले ने। किसने? ज्योतिबा फूले ने की थी। नेक्स्ट, संसद का कार्यकाल कौन बढ़ा सकता है? संसद का कार्यकाल कौन बढ़ा सकता है? तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो संसद के कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर से संबंधित 2024 में कौन सा विधेयक पारित किया गया था? जम्मू और कश्मीर से संबंधित 2024 में कौन सा विधेयक पारित किया गया था? तो जम्मू और कश्मीर से संबंधित जो है जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय कानून विधेयक 2024 और संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक 2024 यह पारित किया गया था 2024 में जम्मू और कश्मीर के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आप सभी को बता दें कि आप सभी के एग्जाम में जो है हिंदी की गद्यांश से 5 क्वेश्चन आए थे। कितने? गद्यांश से 5 क्वेश्चन आए थे। जो रचनाएं हैं यहाँ से 2 क्वेश्चन आए थे। मुहावरे से 1 या 2 क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे गए थे, लेकिन वो सारे क्वेश्चन हमें मिल नहीं पाए। जितने क्वेश्चन हमें मिले हैं वो आप सभी को मैं करा रहा हूँ, फेक क्वेश्चन एक भी नहीं करा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक